नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज यूपी स्पेशल की अगली सीरीज जो कि प्रमुख वन्यजीव विहार, वन संपदा और प्रमुख खनिज पर आधारित है और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन को आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार की बात कर रहे हैं। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो पहले बात करते हैं कि पक्षी विहार कितने हैं। कितने टोटल पक्षी विहार दोस्तों 13 हैं। 13 पक्षी विहार हैं टोटल। तो टोटल 13 पक्षी विहार हो गए। और राज्य का प्रथम पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका दूसरा नाम भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार हो, नवाबगंज पक्षी विहार हो या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो, दोनों एक ही हैं। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, जिसका दूसरा नाम नवाबगंज पक्षी विहार है। इसकी ये है कहाँ? ये उन्नाव में है। उन्नाव में है, ध्यान रखिएगा। तो उन्नाव में राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका नाम है, दूसरा नाम भी नवाबगंज पक्षी विहार है। इसके अलावा सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है? पटना पक्षी विहार, जो एटा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। पटना पक्षी विहार, जो पटना पक्षी विहार आपका कहाँ है? पटना पक्षी विहार जो है आपका एटा में है। बिहार ना लगा देना आप लोग। सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है लाख बहोसी पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार है कहाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कन्नौज पड़ता है। ध्यान रखिएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? लाख बहोसी ये पड़ता है कन्नौज में। कन्नौज में है, ठीक दोस्तों। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ठीक है, कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है वृक्ष, उसकी बात करते हैं। तो पर्यावरण के अनुकूल जो वृक्ष नहीं है वो यूकेलिप्टस है। इसको पर्यावरण का जो है, जैसे समाज में आतंकवादी होते हैं वैसे ही पर्यावरण का जो आतंकवादी है वो टेररिस्ट जो है वो यूकेलिप्टस है। ठीक है, तो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है कौन? यूकेलिप्टस। ये ज़मीन को जहाँ जहाँ लगाया जाता है वहाँ ये ज़मीन को जो है बंजर कर देता है। पानी अधिक का ज़्यादा अवशोषण करता है, ज़्यादा सोखता है, इसलिए ज़मीन को बंजर करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? अब मैंने अभी बताया था कि नवाबगंज पक्षी विहार का दूसरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी है।
ठीक है। ये राज्य का प्रथम पक्षी विहार है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित, ये मैंने बताया। इसके अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई, जिसका दूसरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? विस्तृत का मतलब सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार मैंने बताया लाख बहोसी पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो है कहाँ? कन्नौज में है। ठीक दोस्तों, अब सही कूट का सही सुमेल आपको चुनना है, ठीक है। सही सुमेल आपको चुनना है। देखते हैं, मैच कराना है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, इसको मैच करना है। तो नवाबगंज पक्षी विहार राज्य का प्रथम पक्षी विहार, इसको कहाँ? उन्नाव से मैच करेंगे दोस्तों। फिर ओखला पक्षी विहार कहाँ है? ये दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ आपका है? ये गोंडा पड़ता है दोस्तों। और समसपुर कहाँ है? तो समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये मैचिंग हो गई आपकी। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है गोंडा हो गया दोस्तों। ठीक, अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मैच लगाने के लिए आपको मैच करना पड़ता। तो आपको बता दूं कि पहले का जो पहला आपको लगाया था दूसरे के लिए, पहला दूसरे पे होगा, तो ए वाला दूसरे से हो जाएगा, और बी वाला जो है, बी वाला तीसरा हो जाएगा, बी वाला तीसरा देखिए, और सी वाला चौथा हो जाएगा, और डी वाला पहला हो जाए। देखिए आप जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मैच कर रहा है। ए वाला दूसरा, बी वाला तीसरा, और सी वाला चौथा, और डी वाला पहला हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका सेकंड वाला जो है आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते दोस्तों। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा भी वन्यजीव विहार जो है बात करते हैं। अभी तक जो है हमने पक्षी विहार की बात की थी। वन्यजीव विहार हैं कितने? पक्षी विहार हैं 13। वन्यजीव विहार कितने हैं? तो वन्यजीव विहार आपके 12 हैं। 12 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात कर लेता हूँ। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा, ये है कहाँ? ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और इसके साथ में और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, जैसे राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन है? तो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ठीक, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है कहाँ? चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? वो हस्तिनापुर पड़ता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार पड़ता है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ की तरफ पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है आपका? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ कि राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सब की मैंने वन्य जीव विहार, पक्षी विहार की बात कर ली और थोड़ा इसमें डिस्कस करूँगा। पहले अपने यहाँ जो है यूपी में दो प्राणी उद्यान हैं और एक निर्माणाधीन है। पहला आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में पड़ता है और दूसरा प्राणी उद्यान है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। फॉरेस्ट प्राणी उद्यान पहला एक है आपका नवाब वाजिद अली है और एक है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। तो ये एक लखनऊ में है, ये आपका कानपुर में है। ठीक। राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? एक है, वो उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। और पक्षी विहार मैंने बता दिया आपको, पक्षी विहार 13 हैं और 12 वन्यजीव विहार। टाइगर रिजर्व कितने? टाइगर रिजर्व अब 3 हो गए हैं, 3 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? और जो आपका नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, उसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी। 1977 में स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय ये टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित नहीं था। जब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया? 1987 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ठीक दोस्तों। और इसके अलावा जो 2 टाइगर रिजर्व और हैं, एक अमनगढ़ पड़ता है टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ता है बिजनौर में और एक पीलीभीत में है। तो 3 टाइगर रिजर्व हो जाए, एक आपका दुधवा नेशनल पार्क वाला हो जाएगा, एक अमनगढ़ बिजनौर वाला हो जाएगा, पीलीभीत वाला हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो नेशनल वाटर एनिमल है अपना, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है अपना, वो जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन अपनी है जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वो डॉल्फिन है। इसको स्थानीय भाषा में डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुइस या सुसु भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो डॉल्फिन है, ये नेशनल वाटर एनिमल जो अपना है, ये इलाहाबाद से लेकर के मिर्ज़ापुर एरिया में अधिक पाया जाता है। ठीक है। ये जो डॉल्फिन है, ये इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर एरिया में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ यूपी में है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे? मयूर पे पूछ लेगा, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये वृंदावन पड़ता है दोस्तों, वृंदावन पूछ लेगा। दूसरा दोस्तों है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? तो कछुआ वन्यजीव विहार आपसे पूछेगा, कछुआ वन्यजीव विहार अगर पूछेगा तो अब वो कहाँ पे है? वो आपका पड़ता है वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार पड़ता है। दोनों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, वृंदावन में है, और कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है, वो वाराणसी में है। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता दोस्तों है, क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क कौन सा है। रात्रि वन्यजीव पार्क को हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क जो है आपका कहाँ पे है, वो ग्रेटर नोएडा पड़ता है। नाइट सफारी जो पार्क है, नाइट सफारी पार्क जो पार्क है वो आपका ग्रेटर नोएडा पड़ता है, ग्रेटर नोएडा। ठीक दोस्तों, तो नाइट सफारी पार्क कहाँ है, रात्रि वन्यजीव जो विहार है, ये भारत का प्रथम वन्यजीव विहार है जो रात्रि वाला है। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क कौन सा है, ये आपका पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। ठीक दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक भाग में कितने भाग पे वन होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4, 1/2 भाग, 1/5 भाग। इसका दोस्तों आंसर ये है कि 1/3 भाग पे, यानी कि 33.33% आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में मिल सकता है, तो ऐसे भी मिल सकता है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन जो मैदानी भाग है और पर्वतीय भाग, उनके लिए ये परसेंटेज अलग अलग है। पर्वतीय भागों के लिए जो परसेंटेज है वो 60% है, होना चाहिए वहाँ पे, और मैदानी भागों का जो है 25% है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो मैंने बताया था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली में है, इसकी स्थापना यहाँ पे लिखा हुआ है 1957 में की गई थी। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी जो चंदौली में है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दुधवा उद्यान को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया। मैंने बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा नेशनल पार्क है, इसको 1977 में पार्क बनाया गया। दूसरा है, इसको 1987 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला हो जाएगा 1987-88 में। ठीक है, राज्य में एक टाइगर बब्बर शेर सफारी जो है कहाँ है, पार्क कहाँ है, तो ये जो है आपका इटावा में पड़ता है। इटावा में जो है लायन सफारी पार्क, आपसे लायन सफारी पार्क भी पूछ सकता है या बब्बर शेर सफारी भी पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इटावा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे कहते हैं लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क। ठीक है दोस्तों, तो इटावा में है इसका आंसर। निम्न जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छादित कौन सा है। सबसे ज़्यादा वनाच्छादित, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, वो सोनभद्र में है। ध्यान रखिएगा। अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला जो सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा सघन है, वो जिला कौन सा है, वो लखीमपुर है। लेकिन आपसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है,
तो अगर आपसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछे या सघन पूछे, सर्वाधिक जो है वन, अगर अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो लखीमपुर आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर जिला पूछेगा तो सोनभद्र हो जाएगा। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला परसेंटेज में भी पूछे तभी भी सोनभद्र है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला या परसेंटेज में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा भदोही। भदोही। दोनों में बेसिक अंतर ये है कि लखीमपुर सबसे ज़्यादा घना है, घने में, डेंस में है, अति सघन है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, संख्या में भी है और परसेंटेज में भी है। ऐसे भदोही भी सबसे कम में भी है और परसेंटेज में भी सबसे कम है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन ये है कि प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है इसकी बात करते हैं। तो यूरेनियम जो है आपका वो ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। और इसके साथ ही ललितपुर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ललितपुर में सोनरई का क्षेत्र पड़ता है, सोनरई क्षेत्र, सोनराई का क्षेत्र पड़ता है। सोनराई का जो क्षेत्र है ललितपुर में वो तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तांबा उत्पादन, वहाँ तांबा निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटिनम यहाँ पाया जाता है, प्लेटिनम भी पाया जाता है, प्लेटिनम भी पाया जाता है ललितपुर में। ठीक है, देखो ललितपुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये जो आपके ज़िले हैं ये खनिज बहुतायत हैं, अधिकांश मात्रा में यहाँ खनिज पाया जाता है। तो ये ज़िले बहुत ही आपको कंसंट्रेशन के साथ तैयार करने हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, सभी तो मिनरल नहीं याद कर सकते, खनिज नहीं याद कर सकते, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़रूर याद करना है। ठीक दोस्तों, तो प्लैटिनम यहाँ पाया जाता है। और एक है रॉक फास्फेट, यहाँ रॉक फास्फेट भी पाया जाता है। मैंने दोस्तों बताया प्लैटिनम हो गया, यूरेनियम हो गया, और तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र सोनराई क्षेत्र हो गया, और रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का उपयोग कहाँ होता है ये भी ध्यान रखना, ये उर्वरक उद्योग में होता है। उर्वरक उद्योग में रॉक फास्फेट का यूज होता है। तो ललितपुर के बारे में इतने मैंने फैक्ट बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर पाया जाता है, बैक्साइड पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना अम्बरक नहीं पाया जाता। यहाँ पे अम्बरक नहीं पाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे अम्बरक नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। बात करते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर आपका है वो रॉक फास्फेट एम डोलामाइट है। रॉक फास्फेट एम डोलामाइट है। डोलामाइट का जो यूज है वो सीमेंट बनाने में, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा गंधक के तेजाब में भी प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिए, गंधक के तेजाब बनाने में भी प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो डोलामाइट जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक के तेजाब बनाने में भी प्रयुक्त होता है। रॉक फास्फेट का यूज कहाँ पे होता है। रॉक फास्फेट का यूज जो है दोस्तों
वो उर्वरक बनाने में किया जाता है, उर्वरक उद्योग में किया जाता है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण जो है खनिज हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले दोनों प्रमुख खनिज कौन से हैं? राक फास्फेट और डोलामाइट। राक फास्फेट मैंने ललितपुर बता चुका हूँ, और डोलामाइट जो आपका है वो सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र पड़ता है। कजराहट क्षेत्र, कजराहट क्षेत्र पड़ता है। तो कजराहट क्षेत्र में डोलामाइट पाया जाता है। इसका यूज भी मैंने बता दिया, पोर्टलैंड सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, गंधक के तेजाब बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा राक फास्फेट एवं डोलामाइट। ठीक दोस्तों, सही सुमेलित कर सही उत्तर चुने। अब देखिए आप क्या है इसमें कि मैच करना है। सोनभद्र में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इलाहाबाद में क्या पाया जाता है, ललितपुर में क्या पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है। सोनभद्र में अब देखो मैं इसमें मैच कराता हूँ आपको। तांबा का जो है मिर्ज ललितपुर लगा देंगे, तो तांबा को अगर ललितपुर से मैच कराएंगे, क्योंकि कौन सा एरिया पड़ता है, सोनरई क्षेत्र पड़ता है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का दूसरा हो जाएगा। तो सी में दूसरा देखिए, ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, सी का दूसरा। अब इसी से मैच कर लेते हैं। ए का चौथा, सोनभद्र में चूने का पत्थर। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद में बी का 3, शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम जब देना है, तो मान लीजिए सब खनिज आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन अगर 1-2 भी आपको याद हैं तो आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन लगा करके मैच हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि कोयला जो है वो सोनभद्र में सही है। ठीक है, क्यों सिंगरौली से कोयला प्राप्त होता है। सिंगरौली से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। तो सिंगरौली में कोयला उत्पादन किया जाता है, और उसका यूज कहाँ किया जाता है, ओबरा ताप विद्युत गृह है और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो कोयला के लिए सोनभद्र है, इम्पोर्टेंट है, और सिंगरौली क्षेत्र ध्यान रखिएगा, सिंगरौली बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयला कहाँ है सोनभद्र में, सिंगरौली पड़ता है। सिंगरौली संयंत्र भी है, और सिंगरौली में आपका जो है ओबरा ताप विद्युत गृह भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में अगला है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, बलुआ पत्थर आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। सिलिका बालू की बात कर लेता हूँ, इलाहाबाद में। ठीक, सिलिका बालू जिसको कांच बालू भी कहते हैं, कांच बालू जो आपकी है वो गंगा यमुना नदी के क्षेत्र से प्राप्त होता है, और जो आपका एरिया है, जो शंकरगढ़ एरिया इलाहाबाद का है, वहाँ से भी प्राप्त होती है कांच बालू। गंगा
गंगा तथा यमुना नदी के क्षेत्र से कांच बालू प्राप्त होता है तथा शंकरगढ़ जो इलाहाबाद का क्षेत्र है उससे भी बालू प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिलिका बालू इलाहाबाद हो गया। और यूरेनियम यहाँ झांसी दिया हुआ, झांसी ना हो करके क्या होगा यहाँ पे ललितपुर होगा। ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ जो खनिज हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। मिर्ज़ापुर में मैंने फायर क्ले की बात की थी। मिर्ज़ापुर में फायर क्ले पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में फायर क्ले जिसको नॉन प्लास्टिक भी कहते हैं, एस्बेस्टस भी मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर की मैं बात कर लेता हूँ। चूना पत्थर जो है आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन जो मिर्ज़ापुर में जो एरिया है जहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता है वो गुरुमा है, कनाच है, बाबूहारी है, रोहतास क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र जहाँ से ये चूना पत्थर निकाला जाता है मिर्ज़ापुर में। और इसका जो निकाला जाता है मिर्ज़ापुर में, ये चुनार और कजराहट में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं मिर्ज़ापुर में, उसी में इसका यूज होता है। चुनार और कजराहट की सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ पे है मिर्ज़ापुर में, इसमें इसका यूज होता है चूना पत्थर का। और सोनभद्र में आपका जो है सोनभद्र में जो चुर्क डल्ला जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ इसका जो है यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्र कहाँ पे कजराहट में फैक्ट्री है, चुनार में फैक्ट्री है, चुर्क में फैक्ट्री है, डल्ला में फैक्ट्री। ये जो जितनी फैक्ट्रियां हैं मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, यहाँ पे जितना भी चूना निकाला जाता है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब संगमरमर दोस्तों कहाँ पाया जाता है? संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। और सलखड़ी और जिप्सम कहाँ पाया जाता है? सलखड़ी और जिप्सम कहाँ पाया जाता है? वो हमीरपुर झांसी में पाया जाता है। बॉक्साइट दोस्तों कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट दोस्तों बांदा, वाराणसी, चित्रकूट में पाया जाता है। बांदा, वाराणसी, चित्रकूट में पाया जाता है। और सोना जो शारदा और रामगंगा के रेत में सोना, और साथ ही सोनभद्र और ललितपुर में सोना कहीं कहीं पाया जाता है। तो सोनभद्र और ललितपुर के एरिया में, और हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में हीरा पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में, सोना शारदा और रामगंगा के रेत में, या कहीं कहीं सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, चित्रकूट, सेलखड़ी और जिप्सम हमीरपुर झांसी में, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, और चूना पत्थर जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, और मिर्ज़ापुर में साथ ही फायर क्ले जिसको नॉन प्लास्टिक कहते हैं, और साथ ही एस्बेस्टस भी मिर्ज़ापुर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, उनको बात कर लेते हैं। एंडोसलाइट एक खनिज है, जिस एंडोसलाइट के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे एंडोसलाइट में भंडारण में। ठीक दोस्तों, अगला नोट है कि डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चूने पत्थर के भंडारण में देश का दूसरा स्थान है। और कांच बालू के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में पहला स्थान जो है आंध्रा का है। ठीक दोस्तों, तो ये जो आपके खनिज हैं, ये खनिज जो महत्वपूर्ण एरिया हैं, जैसे आपको ललितपुर है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, बांदा है, झांसी, हमीरपुर है, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुंदेलखंड वाला एरिया है,
वो बहुतायत मात्रा में वहाँ खनिज पाया जाता है। मतलब यूपी में अगर देखा जाए तो आपका दक्षिणी जो एरिया बुंदेलखंड वाला जो 7 ज़िले लगभग हैं, तो 7 ज़िले में जो आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र इधर वाला जो एरिया हो जाएगा, जो आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला एरिया हो जाएगा, उधर जो बुंदेलखंड वाला एरिया जो है झांसी, ललितपुर और जो है हमीरपुर, इस तरीके जो आपको नीचे वाले जो एरिया हैं, यहाँ पे नीचे वाली जो पट्टी है उसमें खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं उनको मैंने चर्चा की। इनमें से आगे भी क्वेश्चन इन्हीं से बनने की ज़्यादा चांस रहते हैं कि खनिज है, वन्यजीव हैं, पार्क हैं, प्राणी उद्यान हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगली जो सीरीज इसी पे अब डेली मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एमसीक्यू सीरीज जो है एक लगातार जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं तब तक आपको यूपी की सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पे। ठीक दोस्तों, नमस्कार।